तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर। इसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है रेशियो प्रोपोर्शन, बट यहाँ पे थोड़ा सा बस एडवांस हो जाता है, तो हम इस चैप्टर को देखने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक परसेंटेज नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लीजिए। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये यहाँ से भी समझ आ जाए, बट अगर आप परसेंटेज पहले कर लेंगे तो आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा रेशियो प्रोपोर्शन करना। ठीक है, फिलहाल तो मैंने आज बेसिक क्लास रखी है और बाकी धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते रहेंगे अपना जो भी लेवल है इसका। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे इसने क्या बोला है, रेशो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले डिफाइन देखते हैं रेशो की। अ रेशो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन। फॉर टू नंबर्स ए एंड बी द रेशो इज रिटन एज ए रेशो बी। देखो, लिखने का तरीका ये होता है, एग्जाम में आपको ऐसा लिखा मिलेगा। ठीक है, वैसे जब हम लिखते हैं इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ए रेशो बी। ए कुछ भी हो सकता है आपका, सपोज ए मैंने 2 बोल दिया, बी 4 बोल दिया। क्या ये रेशो है? ये रेशो नहीं है, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है। इसका रेशो निकालना है तो मैं इसे डिवाइड कर दूंगा किससे, 2 से। रेशो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आप चेंज कर देते हो तो वो रेशो होता है। ठीक है ये भी रेशो, लेकिन जो हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे तो 1:2 बन जाएगा। क्या ये कुछ और भी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्या बन सकता है भाई, मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं रेशो के अंदर, सेम नंबर से डिवाइड करते हैं रेशो के अंदर, तो मेरे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? उसका रीज़न आपके सामने है। क्यों? क्योंकि वो डिवाइड होके मतलब वो एक दूसरे से कट जाते हैं। बट हाँ, ये ध्यान रखना है, जिससे भी करेंगे, चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, सेम नंबर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना जाएगा आपका, 2 2 जा 4, और नीचे कितना बन जाएगा, 4 2 जा 8। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है इसने प्रॉपर्टी में, इफ़ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द टर्म्स बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। भाई वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए जीरो? क्योंकि जीरो से कर दोगे तो 0.0 बन जाएगा, जो कि हमारी क्या होती है, नॉट डिफाइन। क्या होती है, नॉट डिफाइन। ये आपने पढ़ भी रखा होगा। ठीक है, क्योंकि भाई जीरो में तो कुछ चीज़ डिवाइड हो ही नहीं सकती ना, इसलिए द रेशो रिमेन्स अनचेंज्ड। बट अगर आप कोई भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो आपका जो आंसर है, मतलब वो द रेशो है, वो अनचेंज रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि रेशो तो हमारा कब निकलता है, जब हम उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म आई होप सो आपने बचपन में खूब अच्छे से पढ़ी होगी। ठीक है, ये आई थिंक सो 6th-7th क्लास की बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोला है इसने, ठीक है, प्रोपोर्शन। अब ये प्रोपोर्शन क्या होता है, व्हेन टू रेशोज आर इक्वल, जब दो रेशो इक्वल होते हैं, दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। देखो उसने लिख के दिखाया, ए रेशो बी बराबर सी रेशो डी के है। तो मैं आपको देखो यहाँ पे इसने पूरा लिख भी रखा है। ये रहा, इसने बोला भाई, मैंने अभी आपको बताया था, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वल टू सी रेशो डी सी अपॉन डी की फॉर्म में। यहाँ से मैं एक चीज़ और बोल सकता हूँ कि जो नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं, भाई सपोज ये 4 नंबर, देखो इसको लिखने का एक तरीका और होता है, ए रेशो बी, और ये होता है प्रोपोर्शन का साइन सी रेशो डी। यहाँ से मुझे एक चीज़ और समझ आती है, मतलब वो यहाँ समझ नहीं आएगी, यहाँ से देखो पहले आपको ये सीखना पड़ेगा। देखो ये लिख लिया आपने इस तरीके से, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। भाई बहुत अच्छे से पता होगा, जो चीज़ इक्वल टू के इधर डिवाइड में होती है वो उधर जाके मल्टीप्लाई बन जाती है। ठीक है, डी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए इंटू डी, और बी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, बी इंटू सी। तो क्या मैं आपको अब अगर कहीं पे ऐसा लिख के दे दूं तो क्या आप मुझे एक चीज़ बोल सकते हो कि भैया ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, मतलब बाहर वालों की मल्टीप्लाई और अंदर वालों की मल्टीप्लाई इक्वल होती है। इक्वल होती क्यों है? प्रपोर्शन की प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, देखो यहाँ पे इसने लिख भी रखा है, ए इंटू डी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे इसी से आते हैं। ठीक है, देखते हैं, चलो आगे। आगे इसने क्या बोला है, कुछ और हमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिए हैं। अच्छा, डुप्लीकेट रेशो क्या होता है? भाई कुछ नहीं होता डुप्लीकेट रेशो, बस जो हमारा रेशो दिया होता है, जो भी रेशो हमें दिया होता है हम उसे क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं और उसका रेशो ले लेते हैं। सपोज आपको 2:4 दिया है, किसी ने पूछे इसका डुप्लीकेट रेशो क्या है, 2 2 जा 4 4 4 जा 16। डुप्लीकेट क्यों बोला इसको भैया? क्योंकि कुछ चेंज तो कर ही नहीं रहा, बस उसका स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको डुप्लीकेट रेशो बोल दिया। ठीक है, एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते नहीं, मतलब शायद ही कोई क्वेश्चन, रेयर है कि कोई डुप्लीकेट रेशो से क्वेश्चन देखने को मिल जाए आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है इसने हमसे बोला है मीन प्रपोर्शन। ठीक है जी, क्या बोला है इसने, मीन प्रपोर्शन। अब मीन प्रपोर्शन क्या होता है, बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ये होता है, सिंपली आपको याद कर लेना है इसको, अंडर रूट ऑफ ए बी। क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, अच्छा ये आता कहाँ से है? अगर मैं आपको ये बताऊँ कि ये आता कहाँ से है, तो ये ऐसे आता है। देखो भाई, आपने वो पढ़ा होगा जीपी।
ठीक है। जीपी के अंदर क्या होता है, कॉमन रेशो होता है, जिसे हम कैसे लिखते हैं, सपोज आपका ए बी और सी है, आप इसे कैसे लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो भैया बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू सी अपॉन बी, ठीक है, लिख सकते हो ना। ये बी इधर चला जाता है तो बी का स्क्वायर बन जाता है इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है, और यहाँ से बी कितना आ जाता है अंडर रूट ऑफ ए सी, ठीक है। ये एक्चुअली में यहाँ से आया है, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है कि कौन कहाँ से आया, बस आपको याद कर लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको एग्जाम में प्रूफ नहीं करना, आपको तो वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो भी जल्द से जल्द, ठीक है। तो जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इसके, तो आप इसे डायरेक्ट याद हो जाएगा आपको, ठीक है। धीरे धीरे हम क्वेश्चन से थ्रू याद करेंगे। देखो मैं ये नहीं कह रहा कोई भी कॉन्सेप्ट का नाम रटो, कुछ रटो, बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इतनी करो कि आपको मेथड का नाम ना भी पता हो, एग्जाम में बस क्वेश्चन निकल जाना चाहिए सेकंडों में। हमें मेन टारगेट ये करना है कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसने बोला है थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है, क्या बोला है इसने, थर्ड प्रपोर्शन बोला है। थर्ड प्रपोर्शन में क्या है, थर्ड प्रपोर्शन ऑफ ए एंड बी इज सी, ठीक है। अब ये क्या होता है भैया, देखो ए बी दे रखा है, इसने बोला इनका थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, देखो जी आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। थर्ड प्रपोर्शन में इस तरीके से लिख देते हैं, मतलब इसी को एक बार और लिखा और सी मेरा थर्ड प्रपोर्शन है। अब देखो ये तो मैंने आपको अभी सिखाया था, मैंने क्या सिखाया था, ए सी इज इक्वल्स टू अंदर वालों की मल्टीप्लाई, यहाँ से सी मेरा थर्ड प्रपोर्शन, तो कितना आ जाएगा थर्ड प्रपोर्शन की वैल्यू, बी स्क्वायर अपॉन ए, क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। तो ये होती है थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन में क्या होता है, जो मेरा ये बी वाला नंबर होता है, मतलब बाद वाला, यहाँ पे बी है कहीं पे कुछ और, मतलब एग्जाम में तो कुछ नंबर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो कुछ नहीं करना। देखो आपको जो सेकंड वाला होगा उसका तो कर दोगे आप स्क्वायर, और नीचे जो पहला होगा उसे लिख दोगे, इससे क्या निकल जाएगा आपका, इससे निकल जाएगा आपका थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है। मैं बात करूँ फोर्थ प्रपोर्शन क्या चीज़ है, फोर्थ प्रपोर्शन में 3 रेशो दे रखे होंगे और चौथा गायब होगा, क्या बोले तो ए बी सी दे रखा है और पूछ रहा है फोर्थ प्रपोर्शन क्या है, फोर्थ को आप डी मान लो ना, ठीक है, आपने इसको डी मान लिया, फिर मैं जानता हूँ ए डी इज इक्वल्स टू क्या होता है बी सी के, हमें डी फोर्थ प्रपोर्शन है जो गायब है क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा बी सी अपॉन में ए, क्या हो जाएगा बी सी अपॉन में ए। ये था आज का कुछ बेसिक जो कि हमारा किससे आता है, प्रपोर्शन से, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जो केवल इसी चैप्टर में नहीं, जो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपने शायद आज से पहले यूज़ ना की हो, आई होप सो किसी किसी ने की भी होगी, बट अभी से अगर आप आज तक नहीं भी करी तो इसको ऐसे याद कर लेना कि ये मतलब कहीं भी लग जाती है। मैं कह रहा हूँ जहाँ पे क्वेश्चन दिमाग में नहीं बनता ना, ये ऐसी ऐसी जगह लगती है कि जब बाद में देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये लगना था, ये ऐसी जगह लगती है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। जहाँ पे क्वेश्चन हम छोड़ जाते हैं एग्जाम में कि भैया ये तो हो ही नहीं रहा इसके आगे, वहाँ पे इस तरीके के कुछ ऐसे मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जहाँ पे ये काम कर जाते हैं। जैसे कि देखो आपको ए अपॉन बी है कोई, दूसरा है सी अपॉन डी, ठीक है। इसका मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ बताऊंगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस वाले जो हमारा कॉन्सेप्ट है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल बोलते हैं इसको, ठीक है, आपने जरूर सुना होगा छोटी क्लासेस में, ठीक है। इसमें होता क्या देखो एक्चुअली में, मैं आज भी इसका आपको एक यूज़ दिखाऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा, वहाँ पे आप कहोगे भाई वाह मतलब क्या शॉर्टकट था, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, हम ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी कर सकते हैं, मतलब ऊपर हमने बेसिकली क्या करा, हमने इसको ऊपर प्लस किया और ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस किया। बस ध्यान ये रखना होता है, देखो भैया इक्वल टू का एक सिंपल सा रूल है, जो इक्वल टू के इधर चल रहा है वो इक्वल टू के इधर चलेगा, मतलब जो इधर हुआ है वही काम इधर होगा। मैंने ऊपर इधर प्लस किया, मतलब ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ा तो मैंने इधर भी जोड़ा, मैंने ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा के नीचे लिखा तो मैंने इधर भी लिखा। भैया और क्या हो सकता है इसमें, भैया आप इसे ऐसे भी कर सकते हो ए माइनस का बी अपॉन में ए प्लस का बी, तो आपको इधर भी ये करना पड़ेगा सी माइनस का डी अपॉन में सी प्लस का डी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको ऐसे ना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो भैया बी प्लस का ए अपॉन में बी माइनस का ए, इसे भी क्या लिख सकते हो आप, इसे लिख सकते हो डी प्लस का सी अपॉन में डी माइनस का सी। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ऑपरेशन मैंने इधर लगाया है मैंने सेम ऑपरेशन इधर भी अप्लाई किया है, ठीक है। तो बस इतना ऐसा याद रखना कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में कि हम एक बार ऊपर प्लस कर देते हैं नीचे माइनस, मतलब अपने नीड के अकॉर्डिंग, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हम ऊपर प्लस ही करेंगे नीचे माइनस ही करेंगे, अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं इसमें सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CND, क्या बोलते हैं इसको CND, ठीक है। बाकी धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे अपने सिलेबस की तरफ, मैं जहाँ जहाँ जो जो यूज़ होता रहेगा आपको
हमेशा बताता रहूँगा कि यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है, यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द फोर्थ। अच्छा अब हमारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आई होप आपको बेसिक समझ आया होगा, ठीक है। एक बार आप देख लेना इसको, ठीक है। क्वेश्चंस करने से पहले आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। आज की क्लास में 2-3 छोटे छोटे बेसिक थे, अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। देखो जिसने बोला व्हाट इज द फोर्थ प्रपोर्शन टू इतना इतना इतना, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये सब PYQs हैं बस, ठीक है। आज मैं लिख नहीं पाया इसके साइड में क्या मतलब कौन से ईयर में क्या आया हुआ है, बट ये है सब PYQs। जिसने बोला फोर्थ प्रपोर्शन, तो मैंने आपको क्या बताया था, A दे रखा होगा, B दे रखा होगा, C दे रखा होगा, D पूछा है, फोर्थ का मतलब D पूछा है आपसे। तो भैया मैंने क्या बताया था, A इंटू डी, B इंटू सी। तो बेसिकली इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, फॉर्मूले को दिमाग में रखो उसको, लेकिन जब अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला लिखना नहीं है कॉपी पे, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। एक स्टेप मतलब जितने स्टेप काट सकते हो एग्जाम में काटो, बट हाँ एक बात जरूर बोलूँगा, स्टेप काटने के चक्कर में गलती मत कर देना, ठीक है। अब इक्वल टू में क्या आता है, मेरा दिमाग में सोचना है, A इंटू डी, A कितना है 12 इंटू डी, तो वो 12 नीचे ही तो आएगा अल्टीमेटली, क्योंकि इधर कोई मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा डिवाइड में, डी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसे काटोगे आप 6 2 जा 6 3 जा, 2 से काट दोगे 10 बार, क्या आंसर आ गया 30, ठीक है। क्या आंसर आ गया 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, रेशो कंबाइनिंग, ठीक है। रेशो का कंबाइनिंग, ये शायद मैं आपको परसेंटेज में ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन चलो यहाँ ही बता देता हूँ मैं एक बार, क्योंकि ये रेशो इस मतलब इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ठीक है। आपको बोला है 2:3 और ये कितना बोला है B 4:5, ठीक है। मैंने आपको दोनों समझाए थे कि जब B ऑलरेडी इक्वल दे रखा और B इक्वल ना दे रखा तो करते हैं। देखो जी इसमें सिंपल सा ये है, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 जा 8, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं 3 4 जा 12, और हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं 3 5 जा 15। ये आ गया आपका ABC। अगर D भी आ जाए साथ में, भाई सपोज यहाँ पे एक और देता C और D, तो उसके मेरे पास 2 तरीके थे। फिलहाल मैं नहीं बता रहा क्योंकि क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन हमारी जो फर्दर क्लास होगी रेशियो एंड प्रपोर्शन की, वहाँ पे जब वो आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है इसने मीन प्रपोर्शन, ठीक है। मीन प्रपोर्शन किसका निकालना है, फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ इतना एंड इतना, ठीक है। देखो अब आपको मीन प्रपोर्शन मैंने क्या बताया था, ये A है और ये B है, तो इसका डायरेक्ट हमने क्या याद किया था, √of AB। आपको एग्जाम में लिखना नहीं है भैया, इसको डायरेक्ट अप्लाई कर देना बस, ठीक है। क्या अप्लाई करोगे, 0.08 इंटू 0.18, ठीक है। भैया पॉइंट को इग्नोर कर दो जैसे वो आपको इग्नोर करती है, ठीक है। भाई वैसे भी कोई स्पेशल वीक चल रहा है मैंने सुना है, तो इसमें इग्नोरेंस तो बहुत कॉमन है, ठीक है। कहीं का मतलब किसी को इग्नोरेंस मिल रही हो, किसी को अटेंशन मिल रही होगी, ठीक है। तो जिसको इग्नोरेंस मिल रही है आप इस पॉइंट को ऐसे ही इग्नोर कर दे रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट को तो मैं बाद में हैंडल कर लूँगा। कैसे हैंडल करूँगा, देखो आपको 18 का टेबल याद होगा मेरे हिसाब से, तो अगर याद नहीं भी है तो देखो इतना समझ आएगा कि भैया देखो यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन एग्जाम में अगर आपको होल नंबर दे रखे हो तो समझ जाना ये कुछ ना कुछ होल स्क्वायर जरूर बनेगा, ठीक है। कोई हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जरूर बन रहा होगा। अब देखो 18 10 जो होता है 180, उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर बनाना है मुझे। देखो आप चाहो तो सिंपली क्या कर सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको देखो यहाँ तो छोटी सी कैलकुलेशन है तो मल्टीप्लाई करके काम चला लोगे। एग्जाम में बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आती है, वहाँ पे कैसे करोगे। तो हमें एक बड़े पर्सपेक्टिव के लिए तैयार करना है खुद को कि अगर बड़ा वो आ जाए तो कैसे हम देखेंगे, ठीक है। देखो अब भैया अगर मैं इसका 10 टाइम्स करता तो मेरा 180 आता, लेकिन ये 180 छोटा है क्योंकि ये 8 है। अब ये कितना छोटा है, देखो 8 8 जा 64, और मेरा क्या बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। तो लास्ट में 4 अगर मैं देखूँ तो मुझे दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि ये तो 144 के आसपास कुछ है तो नहीं, तो मैं कहूँगा हाँ 8 8 जा 64, लास्ट में 4 भी आ रहा है, तो मुझे इतनी शॉर्टी हो जानी चाहिए अपनी कैलकुलेशंस पे कि ये 144 ही होगा। वैसे भी आपको 18 8 जा 144 याद होना चाहिए, नहीं याद तो कैसे करता। देखो मैं अपना ऐसे करता, मुझे याद नहीं होता, अगर भाई 2 ही तो कम है तो मैं 18 दूनी 36 माइनस कर देता। अब मैं इसे भी तोड़े करूँगा, कैसे करूँगा, 180 में से पहले 40 माइनस किया, मेरा 140 आया था, उसमें से 4 ऐड कर देता, कितना हो जाता 44, तो 144, ठीक है जी। तो ये कितना जाएगा अपॉन में, देखो मैंने कुछ गायब किया था, 2 0 यहाँ की 2 0 यहाँ की, ठीक है। अब आपको इतना पता होगा, छोटी क्लास में सीखा होगा आपने कि 2 0 का जो पेयर होता है वो 1 बन के बाहर आता है, ठीक है। जोड़े से जाओगे लेकिन अकेले वापस आओगे, ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा 12/100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.12, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.12, ठीक है। कोई भी बात दिल पे मत लेना, मैं बस मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो कभी कोई दिल पे लेके बैठ जाए, दिल पे बिल्कुल लेनी बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला है
अ बैग कंटेन्स 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन्स इन द रेशो 594, ठीक है, अमाउंटिंग टू इतना, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। देखो दोस्तों, क्वेश्चन फिलहाल तो मुझे सारे बेसिक से करने पड़ रहे हैं। क्यों करने पड़ रहे हैं? क्योंकि आज ऑप्शन गायब है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन दे रखे होते तो मैं इनमें से बहुत से क्वेश्चन में मतलब पेन भी नहीं उठाता, मैं सीधा ऑप्शन देखता और मैं आंसर मार्क कर देता। मैं आपको भी सिखाऊंगा, बट जैसे जैसे फर्दर हमारी क्लास आगे बढ़ेगी मैं आपको जरूर सिखाऊंगा, ठीक है। हमने परसेंटेज में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे थे जिसमें मैंने कल रात एक शॉर्ट डाला था, आपने शायद देखा हो, ठीक है। उसमें क्या था, 7 का मल्टीपल चेक किया था मैंने, सीधा मैंने पेन भी नहीं उठाया और सेकंड में मैंने आंसर मार्क किया, अपना आगे बढ़ गया, ठीक है। आपको ये अप्रोच फॉलो करनी है एग्जाम में जरूर, ठीक है। फिलहाल देखते हैं, चलो। उसने बोला 3 सिक्के हैं, 50 पैसा का, 25 पैसे का, 10 पैसे का, ठीक है। देखो बात उसने की है रुपीज़ की, तो मुझे इसे भी तो रुपीज़ में चेंज करना पड़ेगा। इसे रुपीज़ में चेंज करूँगा तो भैया 50 पैसे रुपीज़ में कितने होते हैं, 1/2। भाई किसी भी चीज़ को आप, भाई ये 50 पैसा है, रुपीज़ में कैसे चेंज करोगे, 100 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 1/2। मैं इसी तरीके से इसकी बात करूँ तो ये कितना आ जाएगा, 1/4। मैं इसकी बात करूँ तो कितना आ जाएगा, 1/10। देखो आपको वैल्यू निकालनी है। मैं कह रहा हूँ कि भैया आपके पास 3 सिक्के हैं, ठीक है, कितने कितने के, सपोज 20-20 के, अमीर लोग, ठीक है, 20 के सिक्के रखते हैं, 20 दिया 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 रुपये हो गए आपके पास। यहाँ पे भी तो कुछ ऐसी कहानी हो रही है, बस यहाँ पे उसने रेशो दिया है। अब भैया एक्स की दुनिया से बाहर हम ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे। देखो कैसे, भाई 5 इंटू क्या कर दोगे आप, 1/2 कर दोगे, प्लस। अब मैं प्लस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसने टोटल अमाउंटिंग, जो उसके टोटल पैसे बैठ रहे हैं 206 बैठ रहे हैं, ठीक है, इसलिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 9 में 1/4 से मल्टीप्लाई में डायरेक्ट लिख दूँ 4, ठीक है। अब समझ गए होंगे मैंने क्यों लिखा इसको। अब ये नेक्स्ट क्या है, 4/10, ठीक है, ये आ गया। देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसे अगर 4 बना लूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करने के 10 बन जाएगा, तो ये आ गया 10/4। ये कितना हो गया, 19/4 हो गया, प्लस 4/10 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा। और 20 के लिए इसमें तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मेरा कितना आ जाएगा भाई, 95 आ जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 8 आ जाएगा। अपॉन में कितना बन जाएगा मेरा, जल्दी बताओ, 20। ये मेरा, लेकिन मैं इसे सर्कल में बंद कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा रेशो वाली वैल्यू आई है, मतलब इसमें एक्स छुप रहा है, ठीक है। जब एक्स छुपाओ तो उसे सर्कल में बंद कर दो, ठीक है, सिंपल सी बात, मतलब काल कोठरी में डाल दो एक्स को उठा के, ठीक है। 206 ये रुपीज़ में आया, तो मैं इसकी क्या निकाल लूँगा यहाँ से, मैं इसको एक सेकेंड में नोटिफिकेशन, ये मेरा 103 आ जाएगा। दिमाग देखो, इतना तो आप दिमाग में कर सकते हो, ये मेरा 2 टाइम चला जाएगा, ये 20 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरी मतलब मल्टीप्लाई, मतलब जो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया कितना आ गया, 40 आ गया। अब देखो ये 1 की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 40 आ गई। मुझे निकालनी किस किस की है भैया, 5 की निकालनी है, तो 5 की 40 से मल्टीप्लाई करोगे 200 सिक्के आ गए, मतलब आपके 50 पैसे के 200 सिक्के आ गए। उसके बाद 25 पैसे के वो कितने थे, 9, ठीक है, 9 से 4 की मल्टीप्लाई करोगे 360 सिक्के आ गए। उसके बाद 10 पैसे के कितने सिक्के थे, 4 की 4 से करोगे 160, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। इसका यही मेथड है। बाकी देखो इसने पूछे क्या, ईच टाइप ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स। मैं क्वेश्चन में मतलब क्या देखता, अगर मुझे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होते, मैं चेक करता, सबसे पहले मैं इन 2 रेशो को उठाता, ठीक है। सपोज मेरा यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है 200 360 दिया है, एक में दिया होता 200 और 400, ठीक है। इस तरीके से मतलब 2 ऑप्शन और मान लो अपनी तरफ से आप। मैं चेक करता, देखो यहाँ पे जो रेशो बन रहा है क्या 5-9 का बन रहा है, तो मैं 0 काटता फटाफट से, वैसे 4 से काटता 5 जो, 4 से काटता 9 टाइम्स, हाँ बन रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँ, इससे ये कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये क्या बन रहा है 1:2। क्या ये 1:2 था, नहीं, तो मैं एग्जाम में पहले इस अप्रोच को फॉलो करता, ठीक है, उसके बाद ये लंबी कैलकुलेशन करता, ठीक है। आपको भी इस लंबी कैलकुलेशन से बचना है एग्जाम में, ठीक है, इसलिए मैं आपको यही बेसिक क्लास में ये सब चीज़ मतलब सिखा के इसलिए चल रहा हूँ, ताकि आप इसको अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में यूज़ करो, उससे आप इसके यूज टू हो जाओगे, ठीक है। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो इतना इतना, देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशो इतना इतना, ईच सेव्स 2000, देन व्हाट इज एज इनकम, ठीक है, व्हाट इज एज इनकम, ठीक है। देखो एक तो बेसिक मेथड है, मतलब रेशो, जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है रेशो का होगा। एक शॉर्ट मेथड है, पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ, उसके बाद शॉर्ट बताऊंगा, ठीक है। देखो हमने मान लिया इनकम, अच्छा आपको इतना तो पता होगा भैया, इनकम इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है, इतना तो आपने मालूम ही होगा। अब इनकम कितनी है मेरी, 3 और 2, मैंने इसे नंबर में चेंज करने के लिए एक्स, भैया ये पीछे नहीं छोड़ेगा तुम्हारा, ठीक है, 3x और 2x आ गया, ठीक है। अब इसमें से मैंने भाई सेविंग्स माइनस कर दी, भाई इसने भी 2000 सेव किए थे और इसने भी 2000 सेव किए थे,
अब जो बच जाएगा वो तो भाई इनकम में से अगर मैं सेविंग घटा दूँ मेरा क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसकी तरह मल्टीप्लाई करोगे 9x, देखो मैं तो फिलहाल लिख के कर रहा हूँ लेकिन आप लोगों ने ये सब चीज़ें दिमाग में करनी है, ठीक है। 5 2 जा 10x माइनस का 5 2 जा 10,000, ठीक है। ये 9x उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4,000, क्या आ गई 4,000। ये मेथड इतना लंबा नहीं है कहने को, मतलब बेसिक है बट इतना लंबा नहीं है। आपसे पूछा क्या था उसने, ए की इनकम कितनी 3x, तो x की वैल्यू 4,000 आ गई, 3 4 जा 12,000। एक तो मेथड हो गया ये, मैं आपको इसे रब नहीं करता, मैं दूसरा मेथड यही बताता हूँ, ठीक है। नीचे देखो भाई मैंने लिखा 3 2, ठीक है, ये आपका इनकम। इस मेथड में ऊपर हमें वो रखना है जो हमसे पूछा गया है, ध्यान से सुनना मेरी बात। इस वाले मेथड में ऊपर वो रखना है जो हमसे पूछा गया है, मतलब बेस वैल्यू बेसिकली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, नीचे अपना एक्सपेंडिचर 53, उसने सेव किया कितना 2000 और 2000, ठीक है। मुझे इसमें करना क्या हो, देखो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई का खेल है, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दोगे, इसकी इससे कर दोगे और डिफरेंस ले लोगे। क्या बोला, इसकी इससे डिफरेंस ले लोगे। अब डिफरेंस के अंदर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि सब्ट्रैक्शन में और डिफरेंस में क्या डिफरेंस, मतलब क्या अंतर होता है। सब्ट्रैक्शन मतलब होता है बड़े में से छोटा माइनस करना, सॉरी सब्ट्रैक्ट में होता है, सपोज लिखा है 4 माइनस का 5, तो इसका आंसर आएगा -1। लेकिन मैं कहूँ 4 5 का डिफरेंस बताओ, तो इसका जो आंसर आएगा 1 आएगा। समझे क्या डिफरेंस है भाई, सब्ट्रैक्शन में जो लिखा है वही करना होता है, लेकिन डिफरेंस में हमेशा बड़े में से छोटा माइनस किया जाता है। तो मैं यहाँ पे दिमाग में करूँगा 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, डिफरेंस कितना आया मेरा 1 आया। आई समझ। अब यहाँ पे देखो 5 2 जा 3 2 जा, भाई 2 2 तो कॉमन ही है, मैं क्या डायरेक्ट दिमाग में 5 में से 3 को पहले माइनस कर लूँ, 2 बच जाएगा और 2000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4000। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था ए की, क्योंकि ये हमारा ए था और ये बी के लिए काम चल रहा था। ए है 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 12,000। आई होप आपको समझ आया होगा। आप एग्जाम में इससे भी कर सकते हो, और थोड़े से एडवांस बच्चे होंगे भैया, देखो मैं तो बुद्धू बच्चा हूँ, ठीक है। आप में जो एडवांस बच्चे हो वो इसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में बोला है नंबर मैनिपुलेशन, 2 numbers आर इन द रेशो 3 5, इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच द न्यू रेशो बिकम्स इतना, फाइंड द स्मॉलर नंबर। अभी जो मैंने मेथड किया था उसी से बता दूँ इसको, ठीक है। आप लोग क्या हो, तो आप लोगों की परमिशन हो तो, ठीक है। चलो उसी से देख लेते हैं, ठीक है। मेरे मन में आवाज़ आई कि आप लोग रेडी हो उसी मेथड से, ठीक है। अब 2 3 क्वेश्चन कर लोगे उससे तो आपको ईजी लगने लगेगा, ठीक है। 12 और 23, ठीक है। आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी चॉइस है वो। भाई सब्ट्रैक्ट किया है तो मैंने माइनस भी लगा दिया साथ में। अब दोनों में माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको प्लस भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें फाइनली तो जाके डिफरेंस ही लेना है ना भैया। देखो अब 23 3 जा कितना होता है 69, बहुत ईजी टेबल है ये तो। और 12 5 जो होता है 60, अब 69 में 60 जाएगा तो मेरा क्या बचेगा 9 बचेगा, बिल्कुल सही बात है। अब भैया यहाँ पे मैंने क्या बताया, देखो इस मैं आपको एक लॉन्ग बताता हूँ उसके बाद शॉर्ट। देखो मैं इसको लिखूँगा क्या, मैं इसको लिखूँगा 12 9 जा, और डिफरेंस लूँगा किससे 23 9 जा, ठीक है। तो बेसिकली 9 तो कॉमन ही आएगा ना, जो मैंने आपको ऊपर बताया था 2 कॉमन, ठीक है। तो ये 9 आपको कॉमन आता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ सीधा इन दोनों में डिफरेंस कर लेता हूँ। भैया इन दोनों का डिफरेंस तो क्या आ जाएगा 11 × 9, ठीक है। कितना हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। एक की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त 11, ठीक है। हमसे पूछी किसकी है, हमसे पूछिए इसकी, स्मॉलर 3 ही तो होगा, तो 3 की क्या आ जाएगी 3 की आ जाएगी 33, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। ना आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि हमें ये वाला समझ नहीं आया, मैं उसे शॉर्ट्स डाल के दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन टू इतना इतना। देखो थर्ड आपने 4th प्रपोर्शन कर लिया ऑलरेडी, मीन प्रपोर्शन कर लिया, थर्ड प्रपोर्शन का क्वेश्चन पे आ गया। थर्ड मैंने क्या बताया था, इसी को रिपीट कर लो, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद हो गया हो तो बहुत अच्छा है, फिर तो मैं क्या लिखूँगा सीधा 36 × 36 अपॉन में 16। अब बेवकूफ़ों की तरह इसका स्क्वायर मत करना पहले, ठीक है। देखो इसे दिमाग में कर लेना 4 4, तो 2 बार कटेगा भाई 9, और इसे भी 9 बार काट देगा, और 9 9 से क्या हो जाएगा 81, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस वाले का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला है इसने हमसे कि भैया इन अ 60 लीटर मिक्सचर द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज इतना, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द रेशो 1:2। इसके भी 2 मेथड है, ठीक है। सबसे पहले बेसिक बता दूं, छोड़ो बेसिक क्या करोगे जान के, ठीक है। बेसिक बहुत हो गया गेम। अब हम सीधा मतलब एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, वैसे भी मैं सब चीज़ें ऐसे पढ़ाऊंगा आपको कि जो एग्जाम में आपको हेल्पफुल हो, ठीक है। तो हम इसका एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच ही देखते हैं, ठीक है। भाई देखो
60 लीटर 2-3 के रेशो में टूट रहा है, तो 3 की वैल्यू ही 60 दे रखी है, कितने गुना, 20 गुना। तो भैया इस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40, और जो ये दे रखा है रेशो नहीं आएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दूसरे वाले की, इसकी अगर 40 हो गई तो दूसरे वाले की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई, ठीक है। अब देखो जी, उसने हमें बोला है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडिड टू मेक द रेशो 1:2। तो भैया ये रेशो फाइनल जो बनेगा 1:2 बनेगा। ये आपका दूध की बात हो रही है या आपके पानी की बात हो रही है, ठीक है जी। देखो उसने बोला है कितना पानी ऐड करूँ, दूध को तो नहीं छेड़ा ना, तो ये दूध तो 40 ही रहने वाला है, और एक की वैल्यू 40 है, मतलब 40 गुना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ गया, 40 गुना। भैया रेशो में जो चीज़ इधर होती है, मैंने अभी आपको ऊपर सिखाया था बेसिक में, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में करेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे दोनों में करेंगे। भैया एक की वैल्यू 40, 40 गुना, 2 की वैल्यू तो 40 गुना हो जाएगी, कितना जाएगा, 80। आप मुझे बताओ 20 से 80 जाने में कितना ऐड किया, भैया जी 60 लीटर ऐड कर दिया आपने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 लीटर, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, What number should be added to each 6, 14, 18, 38 so that the resulting numbers are in proportion। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं इसका बेसिक बता दूं आपको, ठीक है। देखो थोड़ा लंबा हो जाएगा बेसिक, बट बेसिक जानना जरूरी है। देखो भाई इसने बोला क्या क्या ऐड करूँ इसमें, मैं सीधा लिख देता हूँ, और ये नंबर हमारे क्या है, हमारे नंबर प्रोपोर्शन में भी हैं, तो मैं सीधा, क्योंकि मैं इतना आपको सिखा चुका हूँ इतने क्वेश्चन में कि पहले और आखिरी की मल्टीप्लाई होएगी और अंदर वालों की मल्टीप्लाई होएगी, ठीक है, और इक्वल रख देंगे दोनों को। 38 प्लस का x इज इक्वल्स टू 14 प्लस का x और 18 प्लस का x, ठीक है भाई। मेरे जैसे बुद्धू बच्चे तो ऐसे ही करेंगे एग्जाम में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आएगा, तो वो तो काट दो दोनों तरफ से, ठीक है। मैं क्या करूँगा, देखो इसकी x से मल्टीप्लाई होगी, इसकी भी होगी, तो 38 और 6 कितना हो जाएगा, 44x। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, ध्यान से देखना, ठीक है। क्यों नहीं करूँगा उसका रीज़न आपको बाद में समझ आएगा, ठीक है। आपको यही अप्रोच फॉलो करनी है एग्जाम में। अब इधर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो चुका होगा, 18, और ये जब करूँगा मैं तो 32x आ जाएगा मेरा, और साथ में क्या आ जाएगा, 14 × 18 आ जाएगा। भैया इसे इधर जाके सॉल्व करूँगा, 12x बन जाएगा, इसे उठा के उधर ले जाऊँगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, भैया इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अरे भैया क्यों कर लूँ मल्टीप्लाई, फाइनल आंसर पे वो करना है फोकस। फाइनल में पूछा क्या है, फाइनल में ये थोड़ी पूछा है, जो पूछा है उसे निकालेंगे ना फाइनल। तो ये 6 2 जा 12, वैसे 12 से भी काट सकते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं दिख रहा 12, तो 6 3 जा 18 और 6 1 जा 6। अब काट लो 2 से कट जाएगा 7 टाइम्स, 2 से कट जाएगा 19 टाइम्स, ये कितना आ गया, 7 या 21 माइनस का 19, कितना आ गया भैया 2। तो हमारा वो जो हमने एक्स को तो लेके चले थे कि हमने क्या ऐड करा जो हमारे नंबर किस में आ जाए प्रोपोर्शन में, तो हमने एक्स को लेके चले थे, तो हमारा जो इसमें आंसर हो जाएगा एक्स की वैल्यू 2 हो गई। लेकिन देखो एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं कि आप ऐसे लिखो फिर उसको सॉल्व करो, ठीक है। वहाँ पे क्या अप्रोच लगानी है मैं आपको वो बताता हूँ 1 सेकंड के अंदर, बस इसे रब कर दूँ। देखो अभी जो मैं बताने वाला हूँ ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आप कहोगे अभी कहाँ पढ़ा दिया, अभी तो क्वेश्चन आया, अभी कहाँ पढ़ा दिया। मैं कहूँगा फिर भी कहूँगा कि मैंने पढ़ा दिया, मैंने ऐसे पढ़ा दिया। मैंने आपको ऊपर बताया था A/B अगर C/D के बराबर लिखा हुआ है तो मैं उसे क्या A-C और B-D लिख सकता हूँ। भैया जो काम मैंने ऊपर किया वही काम नीचे कर दिया, मैंने वही सिखाया था अभी। मैं जो काम मैं ऊपर करूँगा वही नीचे कर दूंगा। मैं इसे A-C लिखूँ, चाहे मैं इसको C-A लिखूँ और इसको D-B लिखूँ, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? आप कहोगे नहीं जी बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपने ऑलरेडी हमें बता दिया है, ठीक है। अब देखो इसको या तो आप फिर से x की तरह लिख लो, वरना x को दिमाग में रख के चलो मान लिया हमने x को दिमाग में रख लिया, तो ये x + 6 रहा होगा या 6 + x, और अपॉन में क्या लिखूँ मैं 14 + x, इक्वल टू में क्या लिखूँगा मैं 18/38। अब ये कैसे आया भैया, जब 4 नंबर रेशो में होते हैं, प्रपोर्शन में होते हैं, तो हम क्या लिखते हैं ये अपॉन ये और इक्वल टू में ये अपॉन ये। मैंने वही तो करा है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसमें से इसे माइनस कर रहा हूँ, मैं इसमें से इसे माइनस कर रहा हूँ, मेरा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। मैं इसमें से इसे माइनस कर रहा हूँ, 8 में 4 जाएगा 4 और 2। भैया इसका रेशो निकालना है, क्या आ जाएगा रेशो आपका 1:2। यहाँ पे गैप चेक करो, चाहे इसमें चेक कर लो चाहे इसमें, दोनों से बताता हूँ। चलो मैं पहले इसको उठाया, इसमें जो गैप है वो 8 का गैप है, इसमें जो गैप है वो 1 का गैप है। भैया गैप तो सेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि बात रेशो की हो रही है, ये इक्वली तो चल रहा है सब कुछ। देखो ये सब इक्वल था, तो जो काम इसमें है वो इसमें भी होना चाहिए। यहाँ 8 है, यहाँ 1 है, ये 1 सेम कैसे बनेगा, इंटू 8 करके कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा 8 2 16। अब देखो ये 8 का गैप, यहाँ भी 8 का गैप, 6 से बड़ा लंबा रास्ता है भाई ये तो। 6 से 8 तक जाने मुझे कितना ऐड करना पड़ा होगा 2। देखो
चाहे आप इधर से दे के चल लो। 14 में 16 कैसे आया होगा, 2 ऐड करके। क्या मैंने थोड़ी देर पहले जो सॉल्व किया था वहाँ पे आंसर 2 आया था मेरा, बिल्कुल आया था। ना मैंने यहाँ पे लंबी लंबी मल्टीप्लाई करी, ना मैंने यहाँ पे कोई एक्स रखा, ना कुछ रखा, मेरा सिंपल सॉल्व हो गया। आप कहो नहीं जी हम नहीं मानते कि आपने तो कुछ सेटिंग कर रखी होगी इस क्वेश्चन में, मतलब वैल्यूज ऐसी सेट कर रखी होंगी आपने, ठीक है, जो आपका ये आंसर आ गया। बट मैं कहूँगा नहीं जी मैंने कोई वैल्यू सेट नहीं करी, मैं आपको दूसरे वाले से भी करके दिखाता हूँ। मतलब मैंने अभी पहला रेशो लिया था, मैं दूसरे से करके दिखा दूंगा आपको। भाई ये तो आपका फिर से 1/2 है, क्योंकि भाई ये तो मैं वही करूँगा माइनस। आप इससे से माइनस करते तो देखो -12 आता और ये -24 आता, अब भी तो रेशो में 1:2 ही आता। अब देखो यहाँ पे रेशो कितना है, सॉरी गैप कितना है 1 का, यहाँ पे कितना गैप है, यहाँ 20 का गैप है। कितना गैप है 20 का। सेम बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कितना आ जाएगा 20/40। भैया 18 से 20 जाने में कितना लगा, 2 रुपये लगे। और यहाँ पे 38 से 40 जाने में कितने लगे, 2 रुपये लगे, 2 रुपया, ठीक है। जैसे उसमें कहता है वो कितने रुपया देगा, 150 रुपया देगा, लेगा, ठीक है। कोड देने के तो यहाँ पे मैं 2 रुपया लूँगा बस, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा 2। तो इसका सिंपल देखो मैंने आपको इसका बेसिक भी बता दिया, उसका लॉन्ग मेथड, लॉन्ग कह दो या शॉर्ट कह दो, जो भी कहना है, ठीक है, आपकी मर्जी है वो, तो जो आपको अच्छा लगे। इन अ स्कूल द रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इज 7:5 इफ़ देयर आर 2400 स्टूडेंट इन टोटल, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। 2 तरीके हैं भैया, देखो मैं आपको दोनों बताया, तो दोनों है सेम चीज़ पर लिखने के तरीके अलग है भैया। देखो इन्हें जोड़ लो, 7 5 12, 12 की वैल्यू 24 है, कितनी हो जाएगी 200 गुना। ये पूछिए गर्ल्स कितनी है, 5 दूनी 10, कितनी हो जाएंगी 5 दूनी 10, 1000 हो जाएंगी, ठीक है। और मतलब चलो मैं लिख के बताता हूँ, छोड़ो, आप कहोगे भैया तो आप सब कुछ ही हवा में उड़ा रहे हो, अब हम तो अभी सीख रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा। देख लो भैया 7 + 5 12, रेशो में सर्कल में बंद कर दिया मैंने, ये कितना है 2400 के बराबर है। 12 से काटोगे 2 बार तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया 200 गुना, ठीक है। आपसे पूछे गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स तो 5 ही है ना, तो 5 की जब 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये था, आपको डायरेक्ट ही गर्ल्स चाहिए, टोटल तो 12 ही रहेगा, गर्ल्स कितनी है 5, 5/12 × 2400। बात तो दोनों सेम ही हुई ना भैया, देखो कितना आ जाएगा 1000। कोई पूछा आपसे बॉयज़ कैसे निकलते, बॉयज़ भी ऐसे निकाल देता मैं, ठीक है। अगर सिर्फ बॉयज़ पूछे होते, लेकिन अगर दोनों पूछे हैं तो आप फिर से ये अप्लाई मत करना, आपका ये निकल गया टोटल 2400, इसमें माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ठीक है 1400। तो यहाँ से कितना जाएगा, 12 से काटोगे 2 बार, 7 दूनी 1400 रुपये, 1400 स्टूडेंट्स, ठीक है, बॉयज़ बेसिकली, ठीक है। तो दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। और हम कल नेक्स्ट क्लास मतलब रेशो प्रोपोर्शन ही क्लास नंबर 2 के साथ कल मिलेंगे, ठीक है। टिल देन गुड बाय। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू।